सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज से ठीक 1 साल पहले जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव में आपने, जब मैं समाजवादी पार्टी का टिकट लेके आया तो भी आप मेरे साथ खड़े रहे, और जब मैं बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेके आया तो भी आप मेरे साथ खड़े रहे। ये अजब इत्तेफाक है कि चुनाव के बाद ऐसा मौका ही नहीं आया कि कोई अवामी मीटिंग हो और मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि ये मेरी पूरी ज़िंदगी आपके लिए कर्ज है, और आपके जो एहसानात हैं मेरे ऊपर, मैं उसको ताहयात चुकाने की कोशिश करूंगा। फिर भी चुका नहीं पाऊंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला कभी आपको मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने आखिरी दिन में, बिल्कुल आखिरी वक्त में, जब पर्चा भरने का आखिरी दिन था, तब मेरा टिकट काट दिया। मेरे पास उम्मीद के तमाम रास्ते बंद हो गए थे, हर तरफ मायूसी और अंधेरा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा सियासी मुस्तकबिल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊँगा। ऐसे में उम्मीद की किरण बनकर यही लोग उठे जो स्टेज पर बैठे हैं, और 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिलाया। तो जाहिर सी बात है कि एक मायूसी के आलम में उम्मीद की किरण बनकर कोई अगर आपके साथ खड़ा होता है तो उसके एहसानों को नहीं भूलना चाहिए। आप बताइए मुझको कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं? बहुजन समाज पार्टी ने मुसीबत के वक्त मेरा साथ दिया, तो मुझे बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? बहुत नशेबो फराज आए, मगर कभी मैंने जिंदगी में कौम के साथ धोखा नहीं किया है। मेरी उम्र 63 साल होने को है, और पहली मर्तबा जब मैं जेल गया था तो मेरी उम्र 24 साल थी। अपने मामले में नहीं गया था, अवामी मामले में ही छितनपुरा में नाली उली का मामला था, झगड़ा था, उसी को लेके गए थे। नगर पालिका का घेराव किया था और उसे मुकदमा कायम हुआ, मुझे जेल जाना पड़ा, और तब से मुकदमों का लगातार सिलसिला जारी है। 22 से ज़्यादा मेरे ऊपर मुकदमे हैं, और अल्लाह के ज़ात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक भी मुकदमा मेरी अपनी ज़ात का नहीं है। सारे मुकदमे अवामी लड़ाई और अवामी आंदोलनों के हैं। एनआरसी में भी मुझे खुद पुलिस ने बुलाया वहाँ मदद के लिए, और मुझे ही मुल्जिम बना दिया। जब पैंडेमिक आया था तो उस वक्त भी जो बाहर में फंसे हुए लोग थे, जो दूसरे शहरों से आ रहे थे, परेशान हाल थे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनकी मदद कर रहे थे और उनको उनके घरों तक पहुंचा रहे थे। उस वक्त भी मेरी गाड़ी सीज कर दी गई, और उस वक्त भी 2 मुकदमा मेरे ऊपर कायम किया गया। एक मुकदमा मेरी बीवी सभासद थी तो उसके ऊपर भी कायम किया गया। इन हालात से गुजरे हैं, और कभी आपको यकीन दिलाते हैं कि कभी आपके साथ, कौम के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। अरशद जमाल इस बात का वादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 10 सालों में, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, या उत्तर प्रदेश में 8 सालों से योगी की सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश के और देश के मुसलमानों का नाटका बंद कर दिया गया है। जुल्म का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसे आजमाया ना गया हो। मुसलमानों को हर तरीके से दलील करने की कोशिश की जा रही है। कभी एनआरसी के नाम पे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, कभी पैंडेमिक के नाम पे किया जा रहा है, कभी भीड़ के जरिए किसी का कत्ल कर दिया जा रहा है, और तरह तरह की जो देश के और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मुसलमानों का नाम लेकर उनको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि दोहराने में भी शर्म आती है। उनका ये कहना है कि अभी और तंग कर देंगे, मुसलमानों को प्रदेश में रहना तंग कर देंगे, इससे भी ज्यादा मुसलमानों को तंग कर देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमानों को और इस्लाम को 1500 साल हो गए, कोई न मिटा सका और न कोई हटा सका, न खत्म कर सका। तो आपकी क्या औकात है कि आप मिटाओगे या खत्म करोगे?
हम इसी तरीके से रहेंगे और सीना तान के इंशाअल्लाह ताला चलेंगे और कामयाबी की मंजिलों को छुएंगे। घमंड में चूर ये सरकार अपने मजालिम की जो इंतहा कर रही है उसका डट कर मुकाबला करेंगे। आप गौर कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जितने मुस्लिम रहनुमा थे आपके, किसी को माफिया के नाम पे ख़त्म किया गया, किसी को किसी और आरोप लगाकर ख़त्म किया गया, किसी को और कोई आरोप लगाकर ख़त्म किया गया। कानपुर से लेकर मेरठ और जितनी जगहों पे मुस्लिम रहनुमा थे, चाहे एमएलए रहे हों, चाहे एमपी रहे हों, चाहे किसी भी तरह से मुसलमानों की क़यादत करते रहे हों, उन्हें फर्जी मुकदमात में फंसाकर उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया और उनकी तमाम जायदादों को कुर्क कर लिया गया। ज़बान खोलना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी हो जाए। ऐसे हालात में वो चाहते हैं कि मदारिस को बंद कर दिया जाए। ऐसे हालात में वो ये चाहते हैं कि जो मुसलमानों की शनाख्त है, जो मुसलमानों की पहचान है, उसे मिटा दिया जाए। वो ये चाहते हैं कि टोपी और दाढ़ी रखकर कोई इस मुल्क और इस प्रदेश में, कोई शहर में चलने वाला ना हो और हमें आने वाले दिनों में वोटिंग से भी महरूम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे हालात हैं और ऐसा नहीं है कि रोज अखबारों में और टीवी पे जो लोगों के बयानात आ रहे हैं और जो कारनामे हैं वो सब आपके सामने हैं। ऐसे में हम लोगों को बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। सियासी फैसला देखिए आपको लेना है, किसको वोट देना है ये आपको तय करना है। हम लोग तो आकर अपनी बात को रख के चले जाएंगे और जिसको भी आप वोट देंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ये बात पक्की है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक एक वोट आपका कीमती है। आप याद करिए कि केंद्र में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो वो सरकार एक वोट से गिरी थी। अगर एक एमपी और उनके पास रहा होता तो वो सरकार बच गई होती। उस वक्त हमारी पार्टी के पास 3 एमपी थे और बहन जी ने वो तीनों वोट कांग्रेस के समर्थन में दिया था। 2 मरतबा यूपीए की सरकार बनी और दोनों मरतबा बहन जी का समर्थन, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कांग्रेस के साथ था। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि लोगों के दिमाग में एक बात है और आम तरीके से ये बात लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा तो जाके बीजेपी की ही सरकार बनाएगा। ऐसा पिछले 30 सालों में, 33 सालों में जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि केंद्र में सरकार का या प्रदेश में सरकार का समर्थन किया हो, सरकार बनाने में मदद की हो। हाँ, सरकार बनाने में मदद ली है जरूर और अपनी शर्तों पे ली है। जब तक उनको समझ में आया दिया, जब समझ में आया हटा लिया। आज भी मैं ये बात दावे से कहता हूं कि आज भी अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है, जितने भी प्रत्याशी हमारे उत्तर प्रदेश में जीतते हैं, तो वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, वो राष्ट्रीय गठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि गठबंधन सेकुलर लोगों की एक अदमत है और उन्हीं के साथ हमारे पार्टी के लोग काम करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, और हम लोग कौम के सिपाही हैं। पार्टी दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर हमारे लिए आप हैं, हमारी कौम है। अगर हमारी पार्टी ने कुछ इस तरह का काम किया तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते जो कौम का सौदा करे और सेकुलरिज्म के नाम पे हम उनको वोट दें और फिर कपरस्त ताकतों को जाकर अगर वो वहां सपोर्ट करते हैं तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो घोसी का चुनाव हो रहा है, इसमें आप किसको वोट दें? तो वोट तो आपको देना है, जिसको आप देंगे हम लोग क्या करेंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही बात बतावें। आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट अगर बीजेपी को हराना है या गठबंधन को वोट देना है। अगर गठबंधन को वोट देना है तो आप दीजिए, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो ये बहुत आसान काम है कि आप बीएसपी के साथ खड़े हो जाइए और बीएसपी के साथ खड़े हो जाइए तो एक वोट आप सरकार बनाने में अपना यहां से जरूर बढ़ा लेंगे, इसकी गारंटी है। मगर बहुजन समाज पार्टी या के चुनाव जीती है या दूसरे नंबर पे रही है, कभी तीसरे या चौथे नंबर पे नहीं रही, क्योंकि इनका बेस वोट है। और इस बार हमारे बेस वोट में चौहान समाज का इजाफा हो रहा है। तो ये दोनों वोट मिलके हम आज की डेट में 3.5 लाख पर ये 2 वोट मिलाकर खड़े हैं। और जो गठबंधन के प्रत्याशी है, मेरे अच्छे उनसे रिश्ते हैं। 1 साल हो गया समाजवादी पार्टी को मुझे छोड़े हुए।
लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा कि मैं एक शब्द भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ या उसके नेता के खिलाफ बोला हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं एहसान फरामोश आदमी नहीं हूं। समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे एहसानात मेरे ऊपर हैं, इसलिए मैंने कभी उनके खिलाफ बोला नहीं। तकलीफ कब मुझको हो गई कि बिल्कुल पर्चा भरने का कल आखिरी दिन है और आज शाम को मुझसे कहा जा रहा है कि आप तो पिछला चेयरमैनी का चुनाव 24,000 वोटों से हारे हो, तो आप कैसे चुनाव जीतोगे? तो मैंने कहा कि ये बात तो सही है कि मैं 24,000 वोटों से चुनाव हारा था, तो चलिए मुझको मत टिकट दीजिए। लेकिन जिसने मुझको 24,000 वोट से हराया था उसको आप क्यों टिकट नहीं दे रहे हैं? आप बताइए, मेरा सवाल सही है कि नहीं? मैं 24,000 वोट से हारा था इसलिए आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते। तो मैंने सवाल किया कि जिसने मुझको 24,000 से हराया था यानी तैयब पालकी, तो आप उनको टिकट क्यों नहीं देते? मगर तैयब पालकी को टिकट नहीं दिया गया जो 24,000 वोट से जीता था चेयरमैनी का चुनाव, और वो भी समाजवादी पार्टी में था। एक डमी कैंडिडेट को दिया गया टिकट, एक ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जिसको कोई जानता ही नहीं था, और उसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी का जिसका 3 मरतबा चेयरमैन रहा उसके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। ये खेल क्यों हुआ था? ये एक खेल था जिस पर मैंने कभी चर्चा नहीं किया, लेकिन मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। बात निकली है तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आप गौर करिए कि सबसे पहले मऊ नगर पालिका जो है ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी नगर पालिका है, मानी जानी नगर पालिका है, संपन्न नगर पालिका है। तो सबसे पहले बीजेपी ने इसके क्षेत्रफल को बढ़ाया ताकि जो मुसलमानों का जो इलाका है, मुसलमानों का जो गलबा है, उस गलबे को कम किया जाए और खत्म किया जाए। तो उसके लिए साजिश की शुरुआत कहां से होती है? पहली साजिश ये होती है कि इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए। पहले 40 स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल था, मगर नए परसुमन के बाद इस क्षेत्रफल को बढ़ाकर 120 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया। ये क्षेत्रफल बढ़ाया गया पहले। फिर दूसरे नंबर पर मेरा टिकट कटवाया गया, और मेरा टिकट कटवाकर किसी मजबूत को नहीं दिया गया, एक कमजोर कैंडिडेट को दिलवाया गया। उसके पीछे क्या रणनीति थी कि तैयब पालकी बहुजन समाज पार्टी से जाकर लड़ जाएंगे, जब उनको टिकट नहीं मिलेगा तो अरशद जमाल निर्दल लड़ जाएंगे और आबिद समाजवादी पार्टी से लड़ जाएंगे। तो 3 मुसलमान जब लड़ जाएंगे एक साथ तो उनका काम आसान हो जाएगा। ये था पूरा खेल। उनके गुमान में भी ये बात नहीं थी कि अरशद जमाल बहुजन समाज पार्टी में चले जाएंगे। उनके फरिश्तों को भी ये इल्म नहीं था, ना किसी ने सोचा था। शायद आपने भी नहीं सोचा रहा होगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी में चला जाऊंगा, पार्टी छोड़कर, जिस पार्टी के लिए मैंने पूरी जिंदगी वक्त कर दी। अभी 1992 में समाजवादी पार्टी का वजूद हुआ है, लेकिन मेरा 1980 से मुलायम सिंह यादव से ताल्लुक रहा है, और जहां जहां नेताजी जाते रहे हम लोग उनके पीछे पीछे घूमते रहे। अखिलेश यादव छोटे थे जब हम लोग नेताजी के घर जाए, अखिलेश यादव छोटे थे, अभी भी पढ़ रहे थे। इतनी खिदमत थी और एक साजिश और रणनीति के तहत। इसी बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं समझ गया कि खेल क्या है। खेल दूसरा था, सरकार के दबाव में ये टिकट दिया गया था। तो मैंने कहा कि अब इसका जवाब देना जरूरी है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी उस लड़ाई में मेरे साथ जिस मजबूती के साथ साथ दिया। चुनाव हारे चाहे जीते, लेकिन मैं आपकी गुलामी जिंदगी भर करूंगा, ये आपसे वादा मेरा है। अब चूंकि हम लोग एक दल में हैं, तो हम दल के लिए तो अपील करेंगे ही। तय आपको करना है कि वोट किसको देना है। अगर वोट हो सकता है कि बालकिशन चौहान जी से भी कोई नाराजगी हो, मुझसे कोई आपकी नाराजगी हो, सालिम भाई से नाराजगी हो, लेकिन अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है और बड़ी कोशिश करनी है तो आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि गारंटी है। अच्छा, मैं ये भी कह दूं, अगर भाई देवे खुदा ना खास्ता हमारा प्रत्याशी नहीं जीतता, लेकिन बीजेपी अगर नहीं जीतती तो मुझे भी खुशी होगी। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए तर्क नहीं है कोई। अगर आप सारा का सारा वोट भी दे देते हैं सालिम भाई, तो 1.5 लाख के आसपास, 1.25 लाख आपका वोट हो जाएगा, 1 लाख यादवों का वोट हो जाएगा,
15,000 से लेके 20,000 भूमियार रोड हो जाएगा। तो ले दे के 3 लाख तक हम पहुंच रहे हैं और हम 3.5 लाख पर आज खड़े हैं। बालकृष्ण चौहान जी बैठे बैठे 3.5 लाख पे खड़े हैं। वो इनको 25-30 हजार 40 हजार वोट मिल जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार को 4 लाख से ऊपर वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार 4 लाख पे खड़ा है। तो अब तय आपको करना है, आप जिसको भी वोट देंगे हम तो आपके साथ ही खड़े रहेंगे ना, जाएंगे कहाँ। तो अब आपको तय करना है। मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी है, मुझे इतनी अपील करनी थी आपके बीच में आकर के फैक्ट जो है, हकायक जो है, जो आपके सामने मैं रख दूं। अगर आप इस पे गौर करिएगा, अगर आपको ठीक लगता हो तो एक मर्तबा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे दीजिएगा, तो मैं समझता हूं कि यहां से बीजेपी की हार की बुनियाद पड़ जाएगी। मेरे वालिद साहब अस्पताल में एडमिट हैं, तबलीगी जमात का जो मरकज है दिल्ली में, वहाँ वो गए हुए थे। उनकी उम्र 96 साल है, लेकिन चूंकि उनका इतना गहरा रिश्ता है तबलीगी जमात से कि वो बात नहीं आते। बहुत मना किया गया कि आपकी उम्र नहीं है जाने की, मगर वो चले गए और वहाँ बेड से वो गिर गए और उनके कूल्हे की एक हड्डी टूट गई। तो वहाँ से फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि कूल्हे की हड्डी टूटने का मतलब ये कि उन्हें उठना बैठना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ दिल्ली में अगर हम लोग किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं तो कैसे वहाँ बहुत दुश्वारी होगी। तो एक एम्बुलेंस करके वहाँ से 2 लोग लेके वहाँ आए आजमगढ़, और आजमगढ़ में उनको हम लोगों ने एडमिट किया है। और मैं वहीं से अभी चला आ रहा हूँ और अभी इस जलसे के बाद अभी चला जाऊँगा। और इस जलसे में आना मेरा ज़रूरी इसलिए हो गया कि इधर 4-5 दिनों से जब चुनावी कार्यक्रम चल रहा था तो मैं कहीं भी शामिल नहीं हो पाया अब्बा की अलालत की वजह से। तो मुझे लगा कि आज आखिरी जलसा है, इसके बाद कोई शायद जलसा भी ना हो, कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, तो मुझे शामिल होना चाहिए। और मैं अभी इस जलसे के इख्तिताम के बाद फ़ौरन फिर आजमगढ़ चला जाऊँगा। आपसे दुआ है कि आप दुआ करें कि उनको अल्लाह मियाँ सेहत दे और हम लोग उनकी खिदमत कर लें। एक बात आपको बता दूं कि मेरे लिए मेरे अब्बा की खिदमत से बढ़कर मेरे लिए किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। चाहे चुनाव हो, कोई हारे कोई जीते, लेकिन मेरे अब्बा से बढ़ के मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं है। और वालिदैन की खिदमत का जिसको मौका मिल जाए वो समझिए कि वो बड़े नसीब वाला है। बड़े खुशकिस्मत लोगों को वालिदैन की खिदमत करने का मौका मिलता है। जब आप बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो जिस तरीके से आपको वालिदैन की तवज्जो की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसको अपने बच्चों की तवज्जो की ज़रूरत होती है। हमारे वहाँ इस्लाम में कहा गया कि अगर आप फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हो और आपकी माँ आपको 2 मरतबा से ज़्यादा आवाज़ दे दे तो आपको फ़र्ज नमाज छोड़ के माँ के पास जाना चाहिए। माँ के पैरों के नीचे जन्नत कहा गया, उसका मतलब यही है। यह कहा गया कि कोई काम ना हो तब भी अपने माँ बाप के पास बैठा करो। ये चीजें हमसे कम होती जा रही हैं। माँ बाप के पास बैठी है, उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे मेरे पास बैठे, मुझसे तो बात करें। तो उनकी खिदमत का मौका, जैसे आप सोचिए जरा इस बात को कि जब आप गोद में होते हैं 6 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, 2 महीने के, 1 महीने के, तो आप बोल नहीं सकते, आप बता नहीं सकते कि आपको पेशाब लगी है, कि आपको लेट्रिन आने वाला है, कि आपको भूख लगी है। ये बात माँ को खुद से समझना है कि बच्चे को भूख लगी है, कि उसके पेट में दर्द है, कि उसे प्यास लगी है। और ये माँ ही समझ सकती है, दूसरा को नहीं समझ सकता। अब बाप ही समझ सकता है। और हम लोगों ने तो, मैंने तो जब बचपन से पहले बहुत हम लोगों का बड़ा खानदान था, बड़े रईस लोग थे, मगर जब हम लोगों ने होश संभाला तो गुर्बत ही देखी। मैंने वो दिन भी देखा है जब मेरी अम्मा करघा चलाती थी और करघा चला के परिवार का खर्च चलता था। मैंने वो दिन भी देखा है कि हमारे घर में लूम लगा, मैंने भी कुछ दिनों तक लूम चलाया। और मुझे याद है कि मैं करघा में जब बुनने बैठ जाता था तो मैं अगर 15-20 मिनट करघा चला देता था तो फिर मुश्किल हो जाता था कि फिर उसके बाद घंटों लगता था बनाने में। तो इन मुश्किल हालात से गुजरे हैं और गुजरने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सबकी मोहब्बत है। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और आप सब लोगों से अपील कर रहा हूँ कि बीजेपी को हराना है किसी भी कीमत पर। एक अज़्म ले जाइए और अभी 3 दिन का वक्त है। गौर करिएगा, सोचिएगा और सोच समझकर वोट दीजिएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी करिएगा एक फासिस्ट
और इस जालिम सरकार से जल्दी निजात मिल जाए। एक आखिरी अपील कि अपना एक एक वोट देने जरूर चाहिएगा। जिसको ना समझ में आए कि हाथी पे नहीं देना हमको है, आप हाथी पे मत दीजिएगा, मगर वोट देने जरूर चाहिएगा। अपना जरूर वोट दीजिए, मुत्तहिद होकर वोट दीजिए और दुआ करिए कि इन फासिस्ट ताकतों से और इन जालिम सरकार से हम लोगों को निजात मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।